ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पहला चैप्टर होगा। आज से इसे शुरू किया है। इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनको इन लोगों ने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स बाकी चीज़ें कवर हो जाती हैं, और इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो इकोलॉजी में सबसे पहले बार इस्तेमाल किया गया था जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1869 में। ठीक है। इसका मतलब होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनका, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका, दोनों का इंटरेक्शन, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन। ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विद ईच अदर, मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है वो, और एबायोटिक कंपोनेंट है वो, इनका आपस में और इनका आपस में। ठीक है। जो अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट है उनका। ठीक है। तो इन सब का जो इंटरेक्शन है उसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और स्टडी ऑफ अर्थ एज हाउस होल्ड ऑफ प्लांट ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये डिफिनेशन भी, मतलब बेसिक डिफिनेशन यहाँ से लिखी है। ठीक है। ओइकोस लॉजी लॉजिकोस ऐसे उससे लिया गया है। ठीक है। ठीक है। फिर इकोसिस्टम, ये टर्म कहाँ से आया? आर्थर टेंसले 1935। ठीक है, इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म इकोसिस्टम। इसका मतलब होता है इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन कंकरेंस विद नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है। इकोसिस्टम की स्टडी ही कह सकते हो इकोलॉजी कहलाती है। इसमें भी क्योंकि डिफिनेशन आपको सेम मिल रही होगी ना, कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन कंकरेंस विद नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ हैं और इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है। जो इकोसिस्टम है इसी की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इकोलॉजी साइंस है और ये प्रोसेस है। ठीक है, इकोसिस्टम। ठीक है। फिर एनवायरनमेंट क्या है? किसी भी चीज़ का, वस्तु का, जो लिविंग है, उसके आसपास की जितनी भी चीज़ है वो उसके एनवायरनमेंट में आती है, जो उसको इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है उसके डेवलपमेंट को। ठीक है। तो एनवायरनमेंट कैसे लिखते हैं? द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस इन एंड इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट इन लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इट कैन बी सेड वन सराउंडिंग। ठीक है भाई, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके आसपास जितनी सारी चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, जो भी आपको अफेक्ट कर रही हैं, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। कहते नहीं कि उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ऐसा। ठीक है। उसकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ है। रिलेटेड टर्म क्या है? ऑटोलॉजी, ऑटेकोलॉजी। ये क्या है? रिलेशन, स्टडी है। कोलॉजी या ओलॉजी, ये सब मतलब उससे रिलेटेड होता है, साइंस स्टडी। ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टडीज है। आप लास्ट में जैसे इकोलॉजी आपने देखा था। ठीक है। कोलॉजी, इकोलॉजी, ओलॉजी। तो ये साइंस, मतलब किसी चीज़ की स्टडी से रिलेटेड होता है। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज विद द एनवायरनमेंट। ठीक है। फिर सिंकोलॉजी, सिंकोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज विद रिलेशन विद देयर हैबिटेट ऑफ गिवन इकोसिस्टम। ठीक है। प्लांट कम्युनिटीज का जो हैबिटेट है, उनका रिलेशन उनके हैबिटेट से, ठीक है, उसको सिंकोलॉजी। ऑटोलॉजी में रिलेशनशिप इंडिविजुअल स्पीशीज विद एनवायरनमेंट, किसी स्पीशीज का उसके एनवायरनमेंट से जो रिलेशन है, और यहाँ किसी प्लांट कम्युनिटी का उसके हैबिटेट से जो रिलेशन है। ठीक है। ठीक है। गाया हाइपोथेसिस। गाया एक क्या कहते हैं, वो है एटलांटियन गॉडेस है। ठीक है, गाया उनके नाम पे है। गाया हाइपोथेसिस refer to a scientific hypothesis which state that earth is a complex living entity. Earth is a complex living entity with the sustenance of life dependent on self-regulating interactions among organisms and their inorganic surrounding. ठीक है। गाया हाइपोथेसिस एक तरह का साइंटिफिक हाइपोथेसिस बताया। गाया एक देवी है, वहाँ पे शायद अर्थ की देवी है, ऐसा कुछ है अटलांटिक में, अटलांटिक मैथोलॉजी में। ठीक है। तो उनके हिसाब से जो ये साइंटिफिक थ्योरी हाइपोथेसिस बनाई गई है, उसमें कह रहे हैं कि अर्थ जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी है। ठीक है। नॉर्मली हम मानते हैं अर्थ को नॉन लिविंग है एक तरह से। ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ों से बनी है। इनका कहना है कि वो एक कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी है, जिसका मतलब जिसपे जिसका सस्टेनेंस है, उस पे जो चीज़ें हैं, जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में, इनऑर्गेनिक सराउंडिंग के बीच में, उस पर डिपेंड करता है उसका सस्टेनेंस। ठीक है। ठीक है। 7 मेजर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोलॉजी, 7 मेजर लेवल जो हैं वो देखते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दे मेक द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म किस, ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है भाई? ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बनता है? सेल से। ठीक है। हाँ, सबसे छोटी यूनिट सेल हुई इस केस में, पर सेल से भी छोटी चीज़ें होती है ना।
सबसे छोटी चीज़ है क्या? डीएनए आरएनए वगैरह। हाँ, तो सेल को ही मान लो बेसिक यूनिट यहाँ पे। ठीक है, दे मेक द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, मतलब जब भी हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिज्म लेवल सबसे माइक्रो लेवल होगा। ठीक है, एट दिस लेवल द फॉर्म, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन, एडेप्टेशन इन रिलेशन विद इन्वायरमेंटल कंडीशन आर स्टडीड। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल पर हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसकी फिजियोलॉजी, उसके बिहेवियर, कहाँ कहाँ वो फैला है और किस चीज़ को अडेप्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट, जो भी उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म, जब कई सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो पॉपुलेशन बनती है उनकी। ठीक है, तो इन आर्कियोलॉजी पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, of the same species inhabiting the same area and functioning as the unit of biotic community। ठीक है, पॉपुलेशन इन्हीं ऑर्गेनिज्म को मिला के बनता है। जब एक स्पीशीज कई सारे, एक स्पीशीज के कई सारे इंडिविजुअल एक जगह रहते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं ना। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन, लायन की पॉपुलेशन, या किसी भी अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन, तो उसका मतलब होता है डिनोट करने का कि उनकी सारी, उन उस एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने सारे नंबर है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फिर है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल या बायोटिक कम्युनिटी। ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम देयर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमंगस्ट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए हैबिटेट। ठीक है, मान लो कि कोई हैबिटेट है, जंगल है या कुछ और, मान लो पानी है, तो वहाँ अलग अलग स्पीशीज हैं, कई सारे स्पीशीज हैं अलग अलग। ठीक है, कई सारे अलग अलग होंगे भाई, जंगल में जो है टाइगर मिलेगा, ठीक है, प्लांट मिलेंगे, या कोई और दूसरे जानवर मिलेंगे। ठीक है, तो इनका भी आपस में कुछ इंटरेक्शन होगा, अलग अलग तरह के। हमने अभी शायद इसमें आगे हो कि एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, वो सब हम पढ़ेंगे, तो इनका भी कुछ इंटरेक्शन होगा, किसी चीज़ के लिए इंटरडिपेंडेंस होंगे, फूड के लिए, सेफ्टी के लिए, या किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसको बायोलॉजिकल कम्युनिटी लेवल पर उस इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है जो दो कम्युनिटी के बीच में होता है, मतलब दो पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, बायोलॉजिकल या बायोटिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन हैबिटेट। ठीक है, ये एक हैबिटेट की बात कर रहा है, ओवरऑल की नहीं। ठीक है, फिर इकोसिस्टम, अभी हमने देखा इकोसिस्टम कंपोज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विद फिजिकल इन्वायरमेंटल थ्रू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एनर्जी के बारे में आपने क्या पढ़ा है, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो बस ट्रांसफर होती है। तो इनके केस में भी यही है कि एनर्जी जो है, हम अभी जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, जितने लेवल पर भी वो फूड चेंज जाएगा, एनर्जी ऐसे ऐसे जाएगी, और सिर्फ 10% जाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ 90% है ऑटो ड्रॉप पर, तो अगले में सिर्फ 10% जाएगा इसका। ठीक है, उनको 10% ही रिसिव होगा। फिर उसके अगले वाले पे और, उसके अगले वाले पे और कम, और कम, मतलब 10%, 10% ही जाता है। ठीक है, एनर्जी वाले केस में न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी पास होते हैं इससे, उनका रिसाइकिल होता है। ठीक है, रिसाइकिल होता है। वो जब लास्ट ट्रॉपिक वाला होगा, मरेगा, तो वो फिर प्लांट में न्यूट्रिएंट जाएगा, फिर प्लांट से फिर फर्स्ट ट्रॉपिक पे, फिर सेकंड ट्रॉपिक, तो साइकिल बनती है न्यूट्रिएंट की। ठीक है, ecosystem can be recognized as self-regulating and self-sustaining unit of landscape that is pond और forest। ठीक है, इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग भी हो सकता है। कई सारे, सारे ही इकोसिस्टम नॉर्मली आप देखोगे वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो तो बहुत दिन तक चलेंगे, जीते भी हैं। हमने जो पुराने फॉरेस्ट देखे हैं, या पुराने आप तालाब वालाब देख लीजिए, ठीक है, ये कुछ भी देख लीजिए, पुराने जो भी हैं, तो वो अपने आप सस्टेन करते हैं। उसमें अगर ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, इंटरेक्शन तो हो सकता है, इंटरफेरेंस ना हो, जाके कोई पेड़ ना काट दे वहाँ के, या कोई जानवर ना खत्म कर दे, तो वो अपने आप में ही सेल्फ सस्टेनिंग होती है। उनका फूड और वो सब अपने आप डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, फिर इकोसिस्टम की बात करता है लैंडस्केप। लैंडस्केप इज यूनिट ऑफ लैंड विद अ नेचुरल बाउंड्री हैविंग मोजाइक और मोजाइक ऑफ पैच विच जनरली रिप्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, लैंडस्केप मतलब जो फिजिकल लैंड है। ठीक है, फिजिकल लैंड है, मान लो कि यहाँ पठार है, फिर आगे जंगल शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आगे जंगल शुरू हो गया, यहाँ पठार है, तो ये पठार एक लैंडस्केप हो गया ना, ये जंगल अलग लैंडस्केप हो गया। ठीक है, यहाँ जाके क्या कहते हैं, रेतीला मैदान है। ठीक है, वो अलग हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लैंडस्केप अलग चीज़ है। ये जो नेचुरल बाउंड्री है किसी चीज़ की, किसी जगह की नेचुरल बाउंड्री, तो वो लैंडस्केप, जो वो बाउंड्री को डिफाइन बाउंड्री के अंदर है, वो एक लैंडस्केप अलग, ये अलग लैंडस्केप है। ठीक है, फिर बायोम। ठीक है, बायोम इज लार्ज रीजनल यूनिट characterized by a major vegetation type and associated
fauna found in specific climatic climate zone. It includes all associated developing and modified communities occurring within the same climatic region, that is grassland savanna biome. अच्छा, जो बायोम है ये मतलब एक बड़ा, जैसे लैंडस्केप हमने देखा कि एक है, ठीक है। अब यहाँ मान लो कि इस लैंडस्केप में और यहाँ भी एक लैंडस्केप में यहाँ पे वेजिटेशन सेम है, ठीक है। तो इस पूरे पूरे को कह सकते हो कि एक बायोम है ये, ठीक है। बायोम में मेजरली जो डिफाइंड होता है वो उनका वेजिटेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम या सेम, ठीक है। तब वो बायोम उसको कहेंगे। और ये अलग अलग आप देखोगे शायद मेजर कितने 7 या 8 ऐसे बायोम है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जैसे क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, ग्रासलैंड है, सवाना है, ये अलग अलग बायोम है, ठीक है। तो काफ़ी बड़े एरिया होते हैं, बहुत बड़े एरिया होते हैं, ठीक है। जहाँ तक वो वेजिटेशन होगी वहाँ तक वो एक एक बायोम आप मान सकते हो। मरीन का अलग होता है, ठीक है, मरीन का अलग होता है। फिर ये, या बायोम को ऐसे समझ सकते हो कि बायोस्फीयर का छोटा छोटा वर्जन है, पर वो वेजिटेशन से बाउंडेड है, ठीक है। बायोस्फीयर में वो नहीं होता, बायोस्फीयर में ये बाउंडेशन नहीं है वेजिटेशन वाली। जितना भी लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ पे वो सारा ही बायोस्फीयर के अंदर में आता है, नहीं, ठीक है। बायोलॉजिकल स्फीयर कहते हैं बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर, वैसे ही बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है जमीन के लिए, हाँ, जहाँ तक जमीन है जो भी है वो सब लिथोस्फीयर का पार्ट है। बायोस्फीयर जहाँ पर मतलब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। तीनों का ही जहाँ इंटरेक्शन एक तरह से होता है वो आपका बायोस्फीयर है। हम्म, क्योंकि ये ये तीनों चीज़ें भी ज़रूरी हैं किसी भी लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ना। हवा, पानी और ज़मीन तीनों ही ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइफ वहीं एग्जिस्ट करेगी जहाँ ये तीनों है। एक भी चीज़ नहीं हुआ, मतलब पानी जहाँ नहीं है वहाँ क्यों एग्जिस्ट करेगा, हवा जहाँ नहीं है वहाँ क्यों एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, वही चीज़ है, ठीक है। ज़मीन नहीं है तो भी चल जाएगा, पानी में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर बायोटिक पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम रेट एट विच पॉपुलेशन कैन इंक्रीज व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस आर आइडियल, ठीक है। ईच स्पीशीज will have different biotic potential due to variation in species reproduction, reproductive span, the frequency of reproduction, litter size, survival rate, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल मतलब होता है कि अगर कहीं पर किसी एरिया में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई कंपटीशन नहीं है उनको, कोई दिक्कत नहीं है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके आइडियल है कि वो मान लो कि ठंडे इलाके में है, ठंडे इलाके का प्रजाति है कोई, वो ठंडे इलाके में है और वहाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, गर्म वाले में तो गर्म गर्म जगह है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ सकती है मैक्सिमम, ठीक है, कितनी मैक्सिमम रेट से बढ़ सकती है, उसी को बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने में होता है कि सबकी जो ग्रोथ रेट है या बायोटिक पोटेंशियल वो अलग अलग होता है। वेरिएशन किस कारण से आता है कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है, मतलब कुछ जानवर होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन मान लो 3 महीने का है या 5 महीने का या 10 महीने का, 11 महीने का, 12 महीने का, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उनकी जो पॉपुलेशन होगी कितनी तेज बढ़ेगी, ठीक है। ये कितनी जल्दी वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ का टाइम लग सकता है, कुछ का जल्दी हो सकता है, ठीक है। या कितनी दूर में फैले हैं, सर्वाइवल रेट कितना है, वो 2 महीने जीते हैं, 5 महीने जीते हैं, 1 साल जीते हैं, 10 साल जीते हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा उनकी पॉपुलेशन। फिर कैरिंग कैपेसिटी, ये किसी एरिया के ऊपर होता है, एक रीजन, ठीक है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज को वो कैरी कर सकता है उस एरिया में, जितना रिसोर्स होगा, ठीक है। एक एक एरिया है, मतलब यहाँ पे जितना रिसोर्स है और कितने वो हैं स्पीशीज, अलग अलग इंडिविजुअल कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना दिन सस्टेन कर जाएंगे, ठीक है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। जब यहाँ जो इंडिविजुअल है स्पीशीज उनका नंबर बढ़ जाएगा और यहाँ रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ठीक है, तो यानी इसकी कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वहाँ दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो वही डिफिनेशन है, फॉर गिवन रीजन कैरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज दैट आर एरियाज रिसोर्स कैन सस्टेन indefinitely without significantly depleting और डिग्रेडिंग those resources, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जितना ये एरिया सस्टेन कर सके, मान लो कि 100 कर सकता है, ठीक है, 100, हाँ, तो एक जितना रिसोर्स है इसमें ये 100 को हमेशा बहुत दिन तक सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर बढ़ गए, मान लो 200 हो गए, ठीक है, 200 हो गए, तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा लोग आ गए, रिसोर्सेज कम, उतना ही है, लिमिटेड है,
ठीक है, तो अब जल्दी रिसोर्सेज खत्म होंगे, तो अब कैरिंग कैपेसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, 200 लोग को तो नहीं सस्टेन कर पाएगा ना, 100 लोगों को आराम से कर लेता था। ठीक है, फिर है डिफरेंस बिटवीन बायोम एंड इकोसिस्टम। ठीक है, बायोम की डिफरेंशिएशन हमने देखी, इकोसिस्टम की हमने डिफरेंशिएशन देखी, अंतर क्या है दोनों में वो देख लेते हैं। बायोम क्या है, एक लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड विद डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, मतलब तीनों ही चीज़ अलग अलग हैं, क्लाइमेट, प्लांट और एनिमल स्पीसीज। इट इज़ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज स्नो, आइस, रेनफॉल, टेम्परेचर। इट इज़ लार्जर कैटेगरी ऑफ इकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है, सही है। कंटेन्स मल्टीपल इकोसिस्टम विद इन इट, ठीक है। As biome is collection of species, it has great diversity of plant and animal species, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्पीसीज है इसमें, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है प्लांट और एनिमल की, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोम्स आर डेजर्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, मतलब जो भी आप वेजिटेशन टाइप पढ़ते हो देखो वही है ना ये, डेजर्ट टाइप, टुंड्रा, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये वेजिटेशन टाइप है, बायोम भी वही है। फिर लेटीट्यूड है ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बायोम, ऑब्वियसली क्योंकि लेटीट्यूड पे ही डिपेंड करते हैं ये चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करेंगी ना, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट कहाँ होगा, टुंड्रा कहाँ पे होंगे, ग्रासलैंड कहाँ पे होंगे, लेटीट्यूड पे हमने देखा, अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये जो वेजिटेशन टाइप है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ऑल द एनिमल्स ऑफ बायोम मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी सही है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम में क्या है, इट इज इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, सॉरी, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट एंड बिटवीन ईच अदर इन गिवन एरिया, ठीक है। कोई भी एक एरिया है उसमें जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उनका इंटरेक्शन आपस में उनका इंटरेक्शन और एबायोटिक से उनका इंटरेक्शन, ठीक है। स्मॉल जोग्राफिकल एरिया हो सकता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि एक बायो में कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, और इसका मतलब है कि इकोसिस्टम जो है वो छोटा एरिया होगा, ठीक है। वो एक बड़े बायो में दो तीन एक्सिस्ट कर सकते होंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक आइस, स्नो, टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब जो इकोसिस्टम होता है ये आइस, स्नोफॉल और टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करता, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो जो ये फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये फिजिकल पर नहीं डिपेंड कर रहा उतना, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उस इकोसिस्टम में वही इकोसिस्टम है वहाँ का, ठीक है। जरूर चाहे वो स्नोफॉल हो या ना हो, चाहे आइस हो वहाँ ना हो, चाहे टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा इकोसिस्टम का, क्योंकि इंटरेक्शन तब भी रहेगा चीज़ों के बीच में आपस में, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ बायोम मेड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। देखा था हमने, एक बायोम में कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम हैज़ अ लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज देन दैट ऑफ बायोम एज इट इज स्मॉलर इन साइज, देखा था छोटा साइज है तो कम डाइवर्सिटी होगी, वो बड़ा साइज है वहाँ कई सारे इकोसिस्टम है तो उनकी डाइवर्सिटी वही से बात है ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर सम कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड कोरल रीफ, पॉन्ड्स, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ये तो एग्जांपल दिया है, कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास जो चीज़ें होंगी, कोई छोटा सा ही एरिया होगा, उसको भी इकोसिस्टम मान सकते हो, ठीक है। एक पार्क मान लो, पार्क, वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है अपने आप में। फिर एन इकोसिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम तो सिर्फ इंटरेक्शन की बात कर रहा है ना, इंटरेक्शन दो चीज़ों के बीच में, मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है उनका आपस में इंटरेक्शन और बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन, तो वो लैटिट्यूड से उसका कोई मतलब नहीं है, इंटरेक्शन तो तभी होगा। आप ऊपर जाओगे, आप पोलर पे जाओगे, पोलर एरियाज में वहाँ भी इंटरेक्शन होगा, आप इक्वेटर पे हो वहाँ भी इंटरेक्शन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको लैटिट्यूड से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। ऑल द एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। एनिमल और ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसमें नहीं करते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि करें, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इसमें करते हैं तभी वो इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या है, इसमें इकोसिस्टम है, फिर एक एबायोटिक चीज़ें हैं और बायोटिक चीज़ें हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग, ये है लिविंग थिंग, बायोटिक लिविंग वाले। फिर एबायोटिक में क्या क्या आता है आपका, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ सकता है, एडेफिक फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। एडेफिक फैक्टर मतलब शायद उससे रिलेटेड है, देखना पड़ेगा, एडेफिक फैक्टर जो लैंडस्केप होंगे, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर जो हमारे ठंडा गर्म वो सब होता है, क्लाइमेट उससे रिलेटेड है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा भाई, रेन, लाइट, विंड, ठीक, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आती हैं। एडेफिक में क्या है, सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, ठीक है, लैंडस्केप की प्रॉपर्टीज में, ठीक है, लैंडस्केप की प्रॉपर्टीज हैं सब। और ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो भी अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, ठीक है।
फिर बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये तीनों होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर आपको पता ही है, ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट वगैरह, जितने भी प्लांट, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। इवन लाइकेंस वगैरह भी, ठीक है, वो भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं ना, तो वो भी प्रोड्यूसर हो गए एक तरह के। कंज्यूमर में क्या, हेटरोट्रॉप्स, कंज्यूमर में कई सारे होते हैं, वो अपने आपने पढ़ा होगा। अब देखो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी मतलब जो सीधे ही प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है। और सेकेंडरी कौन, जो इन प्राइमरी पे डिपेंड है, ठीक है। टर्शरी जो इनको सेकेंडरी को खाते हैं। क्वाटरनरी जो इनको खाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे। डिकम्पोजर्स जो, जब ये कंज्यूमर्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको जो खाते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोजर्स हैं। ठीक, ये सेप्रोट्रॉप्स कहा गया। बायोटिक कंपोनेंट में ये दिखा है कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद खुद फूड जो है वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। प्लांट ही हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, या कुछ एल्गी हैं, एल्गी भी अपना करते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑल्दो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस से कहलाती है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये कंज्यूमर्स हैं, अदर कंज्यूमर, ठीक है। मतलब हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो भी कंज्यूमर है। तो जो टर्शरी वाला है वो भी सेकेंडरी वाले को खाता है ना, तो कंज्यूमर जो है वो प्लांट को भी खा सकता है और दूसरे कंज्यूमर को भी खा सकता है, दोनों को खा सकता है, ठीक है। डिकम्पोजर जो डेड प्लांट और एनिमल है उनके, उनसे अपना खाना बनाया, वो डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब कुछ भी खा ले भाई, ठीक है, कहीं पे भी फिट हो जा, कुछ भी खा ले। इंसान जैसे ओमनीवोरस है, ठीक है। भालू को भी ओमनीवोरस माना जाता है। फिर प्राइमरी में क्या है, ये फीड, ये डायरेक्टली प्लांट या हेर्बीवोर को खाते हैं। सेकेंडरी क्या है, ये प्राइमरी खाते हैं। टर्शरी क्या है, ये मतलब सेकेंडरी और सेकेंडरी पे खाते हैं। और ओमनीवोरस है वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, इंसान जैसे, बताया था ना, इंसान जैसे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स, इकोटोन आपने सुना होगा, इकोटोन ये ट्रांजिशनल बाउंड्री होती है, मतलब जैसे दो बायोम है, ठीक है, एक बायोम ये और एक बायोम ये, इनकी एक बाउंड्री होगी, ठीक है, इनकी एक बाउंड्री होगी जहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो वो एरिया इकोटोन कहलाता है, ठीक है। जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम या डाइवर्स इकोसिस्टम वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट, ठीक है। अब ये एक अलग बायोम है, ये एक अलग बायोम है, और इनके बीच में एक जगह कॉमन एरिया होगा, कॉमन एरिया, ठीक है। तो इस कॉमन एरिया में ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उन स्पेशीज का जो इस वाले में है और जो इस वाले में है, ठीक है, इनका इंटरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, एस्चुरी बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, रिवर बैंक और मार्शलैंड बिटवीन ड्राई एंड वेट, ठीक है। तो आपने देखा अलग अलग तरह के जो इकोटोन होते हैं। मैंग्रोव देखोगे तो जैसे नदी के किनारे होते हैं ना, जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है, वहाँ पे नॉर्मली देखने को मिलता है। अपने यहाँ मैंग्रोव का है, बंगाल में है, तो सारे में बंगाल में सबसे ज़्यादा है, सुंदरबन, ठीक है। जितने भी कोस्टल एरिया हर जगह मैंग्रोव है अपने यहाँ, सिर्फ लक्षद्वीप में नहीं है, ठीक है, लक्षद्वीप में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लक्षद्वीप जो है लैंड नहीं है, वो कोरल्स पे बना है, ठीक है। और अंडमान में है। बाकी जितने भी हमारे कोस्टल एरिया हैं उस वहाँ पे भी है, सारी जगह हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। लेकिन बंगाल में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, वो देखो वो क्या कहते हैं उनको, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं वो। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो एक इकोटोन की तरह काम करता है, ठीक है। मरीन, जो मरीन यानी कि समुद्र का पानी है और लैंड जो है उसके बीच में है, ठीक है। दोनों अलग अलग बायोम है ना, मरीन वाला है और ये टेरेस्ट्रियल वाला है, तो उनके बीच में। फिर इकोक्लाइन, इकोक्लाइन क्या है? जोन ऑफ ग्रेजुअल बट continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between the two in terms of species composition. It occurs when environmental gradient, gradual change in biotic factors such as altitude, temperature, thermocline या salinity, depth etc. अच्छा, ठीक है। इकोक्लाइन भी इकोटोन जैसे ही है, लेकिन जैसे मान लो कि इकोटोन में हमें पता चलता है कि यहाँ बाउंड्री इतने पे ही है, ठीक है। लेकिन इकोक्लाइन में पता नहीं चलता, इकोक्लाइन में एक जैसे ये है और दूसरा वाला ऐसे 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 बहुत दूर तक गया उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट नहीं गेस हो पाता कि कहाँ तक इंटरेक्शन है ये, ठीक है। ये इकोक्लाइन है। continuous change from one ecosystem to another, there is no sharp boundary, ठीक है, between
द टू इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन। तो हो सकता है कि जो स्पीशीज इसमें है, ये इसमें बहुत दूर तक मिल रहा हो। इकोटोन में क्या होता है कि वो सिर्फ बाउंड्री तक मिल रहा होगा, ठीक है। वो इतने एक फिक्स बाउंड्री होगी, इतनी ही दूर आपको दिखेगा इस वाले का और इस वाले का एक जगह कॉमन एरिया में। लेकिन यहाँ जो है वो हो सकता है कि बहुत अंदर तक यहाँ दिख जाए, और यहाँ यहाँ भी बहुत अंदर तक दिखता है, ठीक है, क्योंकि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है उनकी, ठीक है। और ऐसा होता भी है, खाने पीने की तलाश में, मीट की तलाश में जा सकते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह दिखाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद एज इफेक्ट या एज स्पीशीज। एज इफेक्ट refers to change in population or community structure that occurs at the boundary of two habitat ecotone, ठीक है, where sometimes the number of species and population density of some of species in the ecotone is much greater than their community in either community. The organisms which occurs primarily or most abundantly in this zone are known as edge species। मतलब कह रहा है कि जो इकोटोन है, ठीक है, इकोटोन है, दो का इंट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पीशीज है, यहाँ पे एक स्पीशीज है, ठीक है। अब यहाँ भी ये सारे स्पीशीज हैं। तो हो सकता है कि इस एरिया में, ये जो इकोटोन एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन हो, ठीक है, उस स्पीशीज का जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ अब ऐसे कुछ फैक्टर होंगे जो मतलब कोई भी फैक्टर होगा जो इसको सपोर्ट करा होगा अच्छे से, इन स्पीशीज को, जो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसी को एज इफेक्ट कहते हैं कि एज पे वो ज़्यादा उनकी वेरिएशन है, वेराइटी है, इन कंपेरिजन टू जो यहाँ पे उनका हैबिटेट है, ठीक है। हैबिटेट पूरे में है लेकिन एज पे ज़्यादा है, मतलब वेरिएशन। चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर बाउंड्री ऑफ टू sometimes number of species and the population of density of some species in the ecotone is much greater than either community, ठीक है। वही बात है, वही चीज़ कह रहा है कि इसमें मान लो कि टोटल पॉपुलेशन इस एरिया में 100 है, तो हो सकता है यहाँ पे 60 हो और इस पूरे में मिला के 40 हो, ऐसा कह रहा है, ठीक है। इकोटोन में ज़्यादा है, इकोटोन में उनका नंबर ज़्यादा है और बाकी जो हैबिटेट है उसमें कम हो इन कंपेरिजन टू इकोटोन, ठीक है। फिर इकोलॉजिकल नीड क्या होता है कि एक यूनिक फंक्शन होता है, हर स्पीशीज जो है उनका अपना इकोलॉजिकल नीड्स होता है। उसमें क्या करते हैं कि उनका कोई फंक्शन है, मान लो कि जैसे हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड क्या करती है, फ्लावर पे जाके पॉलिनेशन कराती है, जो भी वहाँ से लेती है, उसका मेन काम है पॉलिनेशन का। कोई भी बर्ड है, उनका उनका काम होता है पॉलिनेशन का, ठीक है। ऑल्दो वो अपना फूड कलेक्ट करने जाती है, पर वो एक पॉलिनेशन भी कराती है ना, ठीक है। तो अब उसका एक इकोलॉजिकल नीच है कि वो फ्लावर पे ही जाके बैठेगी, कहीं और नहीं जाएगी, ठीक है। वो फिक्स है, उसकी पोजीशन वहाँ पे वो फिक्स है। तो हर स्पीशीज का अपना इकोलॉजिकल नीच होता है, कोई फ्लावर पे, कोई उस पे लीफ पे, कोई स्टेम पे, ठीक है, या कहीं और कोई और पर्पस होगा, किसी का डिकम्पोजर्स का कोई और फंक्शन होगा। तो सबका अपना अपना पर्पस है, अपना एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक रोल है, वो चीज़ वो काम करने का, ठीक है। वही उनका इकोलॉजिकल नीड कहलाता है, ठीक है। Niche refers to unique function, role, or position of a species in its habitat or ecosystem. Habitat niche मतलब जहाँ वो रहते हैं, वो where it lives, जैसे फूड निच, ठीक है। हैबिटेट निच और फूड निच में वो क्या खाते हैं, या जैसे डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। और what species it compete with, reproductive niche, how and when it reproduce, physical and chemical niche, temperature, land shape, land slope, humidity, another requirement, ठीक है। If we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about niche requirement of species, ठीक है। इनका कहना है कि जैसे हर स्पीशीज का अपना अपना रोल और पोजीशन है एक इन्वायरमेंट में, ठीक है, या उसके हैबिटेट या इकोसिस्टम में। तो जब हम उसको कंजर्व करने की बात करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इकोलॉजिकल नीड्स या इसको नीड्स रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या फंक्शन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी जानवर को उठा के लाए, कहते हैं हमको कंजर्व करना है इसको, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, इसका इकोलॉजिकल नीड्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा वहाँ जंगल में जाके, कुछ दिन बौराएगा, उसके बाद मर जाएगा बेचारा, क्या फायदा। तो उनको आपको उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी ना कि उसका हैबिटेट नीड्स क्या है, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या है फंक्शन था भाई। एनर्जी फ्लो हमने देखा था, ठीक है, थ्रू फूड चेन। ऑटोट्रॉप्स को खाता है प्रोड्यूसर, नहीं, ऑटोट्रॉप यानी प्रोड्यूसर उसको खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसको खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाएगा टर्शरी, और फिर ऐसे करके ओमनीवोरस किसी को भी खा सकता है, प्लांट को भी और एनिमल को भी ओमनीवोरस खा सकता है, ठीक है। ये हमने देखा था पहला। दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी साइकिल के थ्रू, मतलब वो भी एक एक
एक लेवल से दूसरे लेवल पर पास होता है। ठीक है, मतलब जो प्रोड्यूसर ने अपने अंदर लिया प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, वो जो हर्बीवोर खाएगा तो उसको भी तो मिलेगा भाई वो चीज़। ठीक है, आयरन हुआ, कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी है, जो भी न्यूट्रिएंट है, तो वो उस इंसान को या उस जो भी प्लांट खाएगा एनिमल को उसको मिलेगा। अब उसको उस एनिमल या प्लांट को जो खाएगा उसमें भी ये पास होगा, तो ऐसे ऐसे जाता रहता है। लास्ट में क्या होगा, ये मर जाएगा, लास्ट वाला मर गया। अब जो डिकम्पोजर्स होंगे उस न्यूट्रिएंट को डिकम्पोज करके वो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वहाँ पे प्लांट उगेगा, प्लांट में फिर वो चीज़ें आ जाएंगी, फिर वही प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन आप पता है क्या होता है? ये पहले हम देखते हैं कि एक मान लो कि एक जंगल में आग लगी, सब कुछ जल गया, अब कुछ नहीं बचा, धीरे से एक पौधा उगेगा छोटा सा। ठीक है, अब वो पौधा बड़ा होगा, ठीक है, मतलब पेड़ होगा। अब एक पेड़ हुआ, दो पेड़ हुआ, कई सारे पेड़ हो गए। ठीक है, सक्सेशन हुआ। अब वो उसमें कई सारे स्टेज हैं। ठीक है, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन आप पढ़ेंगे तो अलग अलग स्टेज हैं, उनको नाम भी हैं और कुछ मुझे ऐसा याद नहीं है, शायद इसमें आगे हो। ठीक है, तो वही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। बाद में वो फॉरेस्ट बनता है। ठीक है, एक पेड़ से चार पेड़, चार पेड़ से कुछ और पेड़, फिर फॉरेस्ट बना। और उसमें फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे और सारे दूसरी स्पीशीज आएंगी, वो कंप्लीट फॉरेस्ट होगा, ऐसा करके। फिर है होम्योस्टेसी और या साइबरनेटिक और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये तीसरी चीज, ये चौथी चीज मुझे भी नहीं पता क्या, होम्योस्टेसी या साइबरनेटिक्स और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया कुछ यार। ये फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ecosystem is maintained by cycling energy and nutrients obtained from different external sources, with sun being primary source of energy of all ecosystem on earth। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सन जो है हमारे यहाँ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि सन की एनर्जी से ही जो सन रेज मिलती हैं, उसी से ही वो एनिमल्स खाना बनाते हैं, वो एनिमल्स कह रहे हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सन रेज की जरूरत नहीं पड़ती हैं, वो हम बाद में देखेंगे, इसमें अभी शायद ना दिया हो। फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे प्राइमरी माना जा रहा है। ठीक है, तो मतलब सन को यहाँ प्राइमरी माना जा रहा है, उसके बाद ऑटोट्रॉप्स को। ठीक है, photosynthetically active radiation is amount of light available for photosynthesis। ठीक है, याद रखना, सन के केस में प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR यानी photosynthetically active radiation, and this small amount of energy sustain the entire living world। ठीक है, ठीक है, दुनिया भर के जो प्लांट हैं वो केवल 2 से 10% ही यूज कर पा रहे हैं इसको। ट्रॉपिक लेवल क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का पोजीशन फूड चेन में। ठीक है, देखा था, प्लांट है पहले, उसके बाद एनिमल है, फिर दूसरा एनिमल है, फिर तीसरा एनिमल है। ठीक है, ऐसे करके। या ओमनीवोरस है, अगर ओमनीवोरस है तो इसको भी खाएगा और किसी इनमें से किसी को भी खा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। ठीक है, वन पे कौन है? प्लांट है, दूसरे पे कौन है? तीसरे पे कौन है? ऐसे ही। ठीक है, tropic level of an organism is in position it occupies in food chain. The tropic level is the number of steps an organism is from start of the food chain. It gives species may it a given species may occupy more than one tropic level in the same ecosystem at the same time। ठीक है, जैसे इंसान को मान लो, इंसान किसी भी टॉपिक लेवल पर हो सकता है, एक्सेप्ट पहले वाले पे, मतलब प्राइमरी नहीं हो सकता, बाकी वो किसी पे भी हो सकता है। प्लांट भी खा रहा है, वो किसी एनिमल को भी खा रहा है। ठीक है, या आखिरी वाले एनिमल को भी खा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखो, प्रोड्यूसर या ग्रीन प्लांट, इन ये सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो है, उसके बाद टॉपिक 2 पे कौन है? कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर 2, मतलब ये तीसरे लेवल पर है। फिर चौथे लेवल पर कंज्यूमर 3, फिर डिकम्पोजर्स, इनका कोई वही नहीं है, लास्ट में आएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है इनका, इसी लेवल पर नहीं है। ठीक है, और सन तो प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, इसमें पता नहीं क्यों जोड़ दिया है, वरना तो सन तो प्राइमरी होता है। सन का इसमें इससे उतना कोई लेना देना नहीं है, डिकम्पोजर्स वजह से सन नहीं है। ठीक है? फिर एट द फर्स्ट टॉपिक लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, वो अपना खाना सोलर एनर्जी से बनाते हैं, हरी वो सेकंड पे हैं, जो उनको प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स के बाद ही आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, फूड चेन देख लेते हैं भाई। फूड चेन का मतलब है ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर और इटसेल्फ कंज्यूम बाय अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, ये देख लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी।
ठीक है। प्राइमरी जो अपना खाना सूरज की रोशनी से बनाता है। सेकेंडरी जो उस प्लांट को खाता है। ठीक है। टर्सरी जो उस खाने वाले को खाता है। ठीक है। ऐसे थ्री लिंक फूड चेन। अब इसमें कैरेट मान लो, रैबिट मान लो, फॉक्स मान लो, लायन मान लो। फोर लिंक फूड चेन है ये थ्री लिंक फूड चेन था। ऐसे ही अब इसमें इंसान कहीं भी फिट हो सकता है, खाने को तो वो शेर को भी खा सकता है, लेकिन ठीक है, नहीं मानते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लो, ये फाइव लिंक फूड चेन है। ठीक है। ग्रास, ग्रास ऑफर, फ्रॉग, पाइथन, ईगल। ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन, ये ऑटोट्रॉफ से शुरू होता है। एनर्जी न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट से मिलता है। उसके बाद हर्बीवोर को मिलता है, फिर कार्निवोर को, फिर ओमनिवोर या प्रेइंग अपॉन हर्बीवोर। ठीक है, दोनों को मिल सकता है। डेट्रियल, डेट्रियल फूड चेन। ठीक है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। कोई भी चीज़, प्लांट या एनिमल जब मर जाता है, उसके बाद उस पर जो कीड़े वगैरह लगते हैं, वही शुरू करते हैं इसको। ठीक है। Detailed food chain, dead organic matter of plant or animal is broken down by decomposers, that is bacteria or fungi, move and moves to detritus and then carnivores। ठीक है, मतलब फंगाई से शुरू होता है, उसके बाद डेट्रिस डेट्रीवोर्स जो उन उन फंगी वगैरह को खाते हैं। ठीक है। और उसके बाद कार्निवोर वगैरह को। और वैसे बात है, इसमें कार्निवोर ही आएगा, एनिमल मतलब प्लांट नहीं आएगा। प्लांट भी आ सकता है अगर उसको पीछे प्लांट को लें तो। ठीक है। फिर है फूड वेब। इन्हीं फूड चेन का पूरा इंटरेक्शन जो है फूड वेब कहलाता है। सब इंटरलिंक है, कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है। ठीक है। फूड वेब क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन सो एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी। मतलब ऐसा समझो कि फूड चेन जरूरी नहीं कि एक लीनियर फॉर्म में हमेशा हो। ठीक है। कोई भी फूड चेन मतलब हो सकता है कि उसके कई सारे आयाम हो, कई सारे अलग अलग। ये जो मान लो प्लांट है, ठीक है, प्लांट को तो कई कोई भी खा सकता है ना, कई इंसान भी खा सकता है, कोई ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ये कोई और जानवर जो प्लांट खाता हो, ठीक है, रैबिट वगैरह। ठीक है। अब उनकी अपनी फूड चेन होगी, उनकी अपनी फूड चेन होगी, इनकी अपनी फूड चेन होगी। अभी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते होंगे, हो सकता है या करें या ना करें। ठीक है। तो ये जब सब एक साथ होंगे, इसको फूड वेब कहेंगे। ठीक है। It provides stability to ecosystem. A food chain cannot stand isolated in ecosystem, and all the interconnected and overlapping food chain in ecosystem make up the food web. ठीक है। Food web comprises all the food chains in a single ecosystem, and each living thing in an ecosystem is part of multiple food chains। ठीक है। 10% रूल बताया था कि जो टॉपिक लेवल होता है उस पर सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। जो भी मतलब टॉपिक जो भी, जैसे तुम आप मतलब अलग ऊपर टॉपिक पे जाओगे ना, मतलब लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है, 10% एनर्जी ही जाएगी। ठीक है, 10% एनर्जी ही जाएगी। 10% रूल यहीं पे है। ठीक है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच टॉपिक लेवल फ्रॉम लोअर टॉपिक लेवल। ठीक है। ठीक है। किसी भी उसमें, किसी भी फूड चेन में यही सिस्टम चलता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपने सुने होंगे। ठीक है, तीन चार चीज़ों के होते हैं, एक बायोमास का, एक नंबर का, और एक एनर्जी का। ठीक है, तीन पिरामिड होते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं और उनके इकोसिस्टम से। ठीक है। ठीक है। तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में जो रिलेशन है वो इस इकोलॉजिकल पिरामिड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बायोमास। ठीक है, इट शोज द अमाउंट ऑफ बायोमास लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट per unit area at each topic level। ठीक है। It is drawn with the producers at the base and the top as carnivores। Each topic level has certain mass of living material at a called particular time called standing। ठीक है। ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप विच इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अपराइट पिरामिड, अपराइट डाउनराइट बताते हैं बाद में, पहले पिरामिड समझ लो। ठीक है। पिरामिड का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है वही, गीजा का पिरामिड वाला। ठीक है। तो ये एक, ये जो जैसे हम सीधा सीधा देखते हैं इसको हम कहते हैं अपराइट पिरामिड। ठीक है, अपराइट पिरामिड है। ठीक है। ये क्या हो गया भाई, कहाँ गया?
अरे यार, एक मिनट लग रहा है, रोकना पड़ेगा इसको। ठीक है, आ गया। ये अपराइट पिरामिड जो हम नॉर्मली देखते हैं, ऐसा, ये इसको कहते हैं अपराइट पिरामिड। ठीक है। और ये अपसाइड डाउन पिरामिड। ठीक है, उल्टे वाला। तो अपराइट पिरामिड का मतलब होता है कि नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है। ठीक है। डाउन राइट में नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें बेस पे ज़्यादा है, टॉप पे कम है। और इस पे टॉप पे ज़्यादा है, बेस कम है। ठीक है, ऐसे समझो। तो बायोमास का पिरामिड दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ये अपराइट डाउन जिसको कहते हो, इन्वर्टेड। और ये अपराइट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है बायोमास का पिरामिड। सिर्फ एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, अपराइट होगा। इसमें सिर्फ बेस पे एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर जैसे जैसे आप टॉपिक लेवल पे जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी ना, 10% रूल, 10% रूल। इन सब में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है 10% वाला। तो ये दोनों तो हो सकते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत, मतलब इकोसिस्टम की बात होगी, ये दोनों ही हो सकते हैं। बस आपको ये इनकी डिफिनेशन याद रखनी कि बायोमास के पिरामिड में क्या होता है और नंबर के पिरामिड में क्या होता है। कि बायोमास में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो मास होता है, ठीक है, उनका मास एक पर्टिकुलर टॉपिक उनका जो मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है, उस टॉपिक लेवल पर कितना होगा उस हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ होती हैं। अपराइट पिरामिड में क्या है, बायोमास ecosystem found on land mostly have pyramid of biomass with a large base। लग रहा है रोकना पड़ेगा, ये पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है आज।